तो अगले 7 दिनों के लिए एक होमवर्क है आपके लिए। अभी इन दिनों में न्यूज़पेपर जो आएंगे उनका आपको कलेक्शन करना है और पूरे साल भर की डायरी उसमें आती है, साल भर की घटनाएं होती हैं। तो वर्ष 2019 ये दशक भी बीतने जा रहा है और वर्ष भी बीतने जा रहा है, तो डिकेड का भी अंतिम वर्ष है। तो पिछले 10 सालों में जो कुछ हुआ है उसका भी कुछ पूछा जा सकता है, 100 साल जिसे हो रहे हैं उसका भी हो सकता है। खास करके 2019 में क्या क्या हुआ, आज भी आपने न्यूज़पेपर वगैरह देखे होंगे तो उसमें कुछ ऐसी डायरी हैं, साल भर की सूचनाएं हैं कि किन किन लोगों का निधन हुआ है, किस किस को प्राइज मिला है और कौन कौन सी घटनाएं हुई। तो 10 सेक्टर में लिखवा रहा हूँ आपको, तो उनका एक नोट्स बनाना है। तो पहला सेक्टर है पॉलिटिकल इवेंट्स, राजनीतिक घटनाएं पूरे साल भर की, जनवरी 2019 से लेकर के दिसंबर तक, विश्व भर में जो जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, चाहे वो रजब तैयब एर्दोआन का हो, टर्की में इलेक्शन आपने देखा 2017 में, वहां जो रेफरेंडम जैसा हुआ, और 2018 में फिर इलेक्शन, और तमाम 2019 में अभी इलेक्शन है ना। तो वहाँ के लोकल इलेक्शन, इस्तांबुल के इलेक्शन, टर्की के इलेक्शन, फिर उनमें उनके रिश्तेदारों की जीत और तमाम प्रकार के विवाद। तो उदाहरण के तौर पे इजिप्ट देखें, टर्की देखें, तो तमाम वो देश जहां पर 2019 में राजनीतिक उठापटक हुई है, चाहे वो इलेक्शन के तौर पे हुई हो, चाहे पॉलिटिकल टर्मोइल हो, चाहे मिलिट्री ने वहां कुछ ऐसा कुछ किया हो, ये सब चीजें जो है ये सवाल बनते हैं। और सुर्खियों में जो लोग राजनेता रहते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनके प्रश्न बनते हैं। तो 1 या 2 प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना रहती है। तो आप लोगों को ऐसा एक नोट्स बनाना चाहिए। तो नोट्स में 3-4 पॉइंट रहेंगे इसमें। एक तो व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, उसका वो व्यक्तित्व यानी कि जो व्यक्ति उसमें शामिल है सूचनाओं में। दूसरा स्थान पूछा जा सकता है, पॉलिटिकल घटना पूछी जा सकती है, घटना क्या है, और इसके ऊपर कोई लेटर या कोई ऐसी चीज, किताब लिखी गई है या ऐसा कुछ है तो वो विशेष टिप्पणी, या इंटरनेशनल कोर्ट, या प्रभावी राजनेता हैं जैसे ट्रंप हैं या पुतिन हैं, या इन सब के जो कमेंट होते हैं वो भी। तो ये यहां से आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा। दूसरा, इकोनॉमिक इवेंट्स। पहला पॉइंट हो गया पॉलिटिकल इवेंट्स, दूसरा हो जाएगा इकोनॉमिक इवेंट्स। इकोनॉमिक इवेंट्स मुझे लगता है कि डोमेस्टिक वाला ज्यादा पूछने की संभावना रहेगी, भारतीय वाला, यानी कि आरबीआई की पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और इंडेक्सेस, तमाम प्रकार के सूचकांक, वर्ल्ड रैंकिंग, दुनिया में हमारी अलग अलग मामलों में जो वर्ल्ड रैंकिंग आती है, दुनिया भर की संस्थाओं के द्वारा, आर्थिक संस्थाओं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके द्वारा किए जाने वाले सम्मेलन, समिट्स, बैठकें, उनके रिजल्ट्स, और इकोनॉमी के फील्ड में मिलने वाले पुरस्कार, इकोनॉमी के फील्ड के पुरस्कार, प्राइज, सम्मान। ये आप होमवर्क करिए, ज्यादा कुछ नहीं करना, मैं बताऊंगा इसके बारे में और क्या करना है आपको। अभी पूरे 10 लिख लीजिए। तीसरे नंबर पे लिखे एनवायरमेंट, पर्यावरण के क्षेत्र में होने वाले सम्मेलन, डिसीजन, समिट्स, डिसीजंस, रिपोर्ट्स, इंडेक्स, रैंकिंग, एनवायरमेंट लिस्ट साल भर के। ग्रेटा थनबर्ग का अभी काफी नाम चला था, जो हमने अभी आपको बताया था, पिछली बार प्रश्न में पूछा था। और इंस्टीट्यूशंस, एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस,
की एक्टिविटीज साल भर की, जैसे आईपीसीसी हैं, यूएनएफसीसीसी हैं, इन सब की एक्टिविटीज, टारगेट्स, एमिशन कट टारगेट्स, इन न्यूज, खबरों में जो कुछ भी है। देखिए क्या है कि अथाह सागर है, जो जीएस है उसका कोई अंत नहीं है। तो फिर हम लोग कम समय जब बचता है तो तैयारी को कैसे चैनलाइज करें, तो वो मैं तरीका बता रहा हूँ कि इन दिनों में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न मिलेंगे, लगभग 25 प्रश्न इन सेक्टर में से मिलेंगे जो मैं 10 सेक्टर बता रहा हूँ आपको। तो आप अपनी तैयारी को चैनलाइज कर सकते हैं। नहीं तो कोई क्या पढ़ रहा है, कोई क्या पढ़ रहा है, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आता। बहुत लंबा चौड़ा साहित्य है और न्यूज बाहर इतना कुछ लिख दिया गया है और इंटरनेट पे, और इतनी सामग्री है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे शुरू करें, क्या करें। आप इसमें एक एक दिन भी लगाते जाएंगे या एक दिन में दो दो चीज भी लेते जाएंगे तो 6-7 दिन में काफी हद तक कवर कर पाएंगे। तो इन्वायरमेंट का सेक्टर हुआ। तीसरा है, चौथा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपने साइंस टेक वाला पेज देखा होगा, अगर द न्यूज का, द हिंदू का साइंस टेक वाला पेज है, वो नेचर मैगजीन के बारे में। और अगर आप और जाना चाहते हैं तो मैंने ड्रीम 2047 का एक बताया था आपको, तो 2047, ड्रीम 2047, विज्ञान प्रगति, साइंस रिपोर्टर, इन सब में भी नहीं जाना चाहते तो ड्रीम 47 और द हिंदू का साइंस टेक वाला पेज। इसमें अलग अलग सेक्टर का, मेडिसिन के सेक्टर का, स्पेस के सेक्टर का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी इन्वेंशन, नई नई दवाओं की इन्वेंशन, एयरक्राफ्ट की इन्वेंशन, डिस्कवरीज और इन्वेंशन के बारे में, और उपलब्धियां, साइंस की अलग अलग क्षेत्रों की उपलब्धियां। साइंस और टेक्नोलॉजी की जो उपलब्धियां हैं वो दो तरह से, एक आर्थिक उपलब्धियां होती है और एक ईजमेंट की होती है, कि यानी मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा सुख मिले, स्वास्थ्य मिले। सुख और स्वास्थ्य बढ़ाने वाली उपलब्धियां और एक आर्थिक उन्नति करने वाली उपलब्धियां, ये दो उपलब्धियां जो होती है ये सबसे ज्यादा चर्चा में होती है। अगर किसी ने परमाणु बम बनाया है, डराने वाली चीजें हैं, मारने वाली चीजें हैं, ऐसी चीजें उपलब्धियों में नहीं मानी जाती। ठीक है, तो इसलिए इसकी खबरें भी कम आती है, ना ही इसके प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। तो हमेशा जब भी आए कि ये इसकी दवा खोज ली गई है, इसका जीन खोज लिया गया है ना, इस तरह का ये आविष्कार कर लिया गया है कि इससे फ्यूल बचेगा, हाइड्रोजन फ्यूल, हाइड्रोजन सोसाइटी, इस टाइप की जो चीजें होती है। हाइड्रोजन के ऊपर काफी जापान ने काम किया है और इंडिया के ऊपर भी काफी टेक्नोलॉजी खोजने का दबाव है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर बहुत कुछ प्रश्न बनेंगे। ये सब आप साइंस और टेक के ऐसे प्रश्न देखेंगे जो पर्यावरण बचा रहा है, मानव को सुख प्रदान कर रहा है, स्वास्थ्य को बचा रहा है, पर्यावरण की रक्षा कर रहा है। ऐसी खबरें आपको ढूंढनी है और ये बहुत आसान होगा अगर आप, और द हिंदू ऐसे ही खबरों को देता है। ठीक है, अगला देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा स्पोर्ट्स सेक्टर में चले जाएं। स्पोर्ट्स के मामले में, खेल के मामले में, अगर आप अर्जुन अवार्ड की वेबसाइट, अगर विकिपीडिया पे अर्जुन अवार्ड को सर्च करेंगे तो अर्जुन अवार्ड में वहां लगभग 35 टाइप के स्पोर्ट्स की लिस्ट दी हुई। 35 स्पोर्ट्स, 35 प्रकार के खेल में अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। तो अगर कई लोग खेलों की लिस्ट देखना चाहते हैं कि कौन कौन से खेल कर लें, मुझे लगता है कि वो अल्फाबेटिकली जो 35 खेल दिए हुए हैं वो लिस्ट पर्याप्त होगी। 35 खेल जिसमें अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, उसमें वाटर स्पोर्ट्स भी आ जाएंगे, हमारा भोपाल का भी काफी योगदान हो जाएगा उसमें। तो अलग अलग सेक्टर में जो अर्जुन अवार्ड के लोगों को देखोगे आप और उसके बारे में पढ़ोगे तो एक तो खेल के बारे में जानकारी हो जाएगी कि ये खेल, कई खेल के तो नाम सुन करके आपको महसूस ही नहीं होगा कि हवा में खेलते हैं, पानी में खेलते हैं, जमीन पे खेलते हैं, मतलब इसमें करते क्या है, ये है खेल है ही क्या, मतलब हम जानते ही नहीं है उसको, पहली बार ही नाम सुन रहे हैं, ये नाम सुना है तो भी उसको नहीं जानते। तो ये एक आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले तो उस खेल को जानो, उस खेल को गूगल में जाकर के देखो ये होता क्या है, उससे भी बहुत आइडिया आ जाएगा परीक्षा में। ठीक है, और पिछले 10 साल के खिलाड़ी देखने हैं आपको, पिछले 10 साल के अर्जुन अवार्ड देखोगे
तो जो पुराने खिलाड़ी हैं वो आजकल कोच बन गए हैं या खुद की एकेडमी चला रहे हैं, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार हमको लगता है कि 10 साल पहले अगर किसी को अर्जुन अवार्ड मिला है तो 15 साल पहले तो हम क्यों उसको पढ़े हैं। इसको इसलिए पढ़ना पड़ेगा कि अभी वो कोच है, अब वो नए खिलाड़ी तैयार कर रहा है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो गया। तो कई लोग 1 साल का ही पढ़ते हैं तो वहां फंस जाते हैं फिर। तो आपको खेल में अंतर करना सीखना पड़ेगा कि ये जो 35 प्रकार के खेल हैं उन सबके फोटोग्राफ देखो। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, पुराने लोग भी जो नहीं जानते हैं उन लोगों को ये प्रयास करना चाहिए। सभी खेलों का फोटो देखो, उनके खिलाड़ियों के नाम याद करो, उनकी टर्मिनोलॉजी याद करो, खेल का मैदान यूट्यूब पे या गूगल में जाकर के देखने की कोशिश करो, खेल का मैदान कैसा होता है, कितना बड़ा होता है, कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं खेल के, स्पोर्ट्स के जो साधन हैं, उपकरण हैं, वो कौन कौन से हैं, किन किन के माध्यम से खेला जाता है, फेमस टूर्नामेंट कौन कौन से हैं, उससे रिलेटेड टूर्नामेंट्स कौन से हैं, प्रतियोगिताएं कौन कौन सी होती हैं, कप के नाम याद रखने की कोशिश करो, इस कप का टूर्नामेंट होता है तो, और होस्ट कौन होते हैं, स्टेडियम के नाम याद करो, उनके जो खेल के मैदान है उनके कुछ महत्वपूर्ण नाम होंगे, वो लीजेंड पर्सनालिटीज जो होती हैं खेल की उनके नाम पर जो है खेल के मैदानों के नाम रखे जाते हैं अधिकांशतः, तो उससे वो उस खिलाड़ी के बारे में भी आपको पता चलेगा, है ना। क्रिकेट में स्टैंड रखते हैं, पवेलियन के नाम रखते हैं, तो इस तरह से आपको, और टर्मिनोलॉजी, कम से कम उस खेल के 20 शब्द जो प्रयुक्त होते हैं, उस खेल में प्रयुक्त होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ऐसा लगेगा कि आप उस खेल को देखते हैं, उसके मैच को देखते हैं टीवी पे, जब वो लाइव आता है या पुराना उसको टेलीकास्ट किया जाता है तो फिर आप उसको देखते हैं, जबकि आपने नहीं देखा है, ऐसा महसूस होना चाहिए। अगर आपने टर्मिनोलॉजी अगर पकड़ ली तो आप समझ में आने लग जाएगा, खेल आपको समझ में आने लग जाएगा। तो ये खेलों की समझ हमारी होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकताएं बहुत सीमित हो जाती है। गरीबी ज्यादा है हमारे यहाँ, तो इस वजह से दिक्कत है, हमारे लिए ये चुनौती है रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन अधिकांश देशों में रोटी कपड़ा मकान चुनौती नहीं है, खुश रहना चुनौती है। तो प्रसन्न कैसे रहें, तो मानव जीवन में आए हैं तो हम खेलेंगे, खेलों से एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तैयार होती है, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, साहित्य। तो अगला जो सेक्टर में लिखवा रहा हूं वो एंटरटेनमेंट है। तो ये सब बहुत जरूरी है, इससे क्या होता है कि मनुष्य जीवन में लगाव महसूस होता है और वो उसको रोचक बनाता है, जीवन को रोचक बनाता है, तो उससे हिंसा नहीं बढ़ती। जीवन जब रोचक बनता है तो आदमी नेचर की तरफ आकृष्ट होता है, खेल की तरफ आकृष्ट होता है। उसको जब भी समय मिलता है वो खेल के मैदान में भागना चाहता है। वो जिहाद करने वाले या कट्टरता सिखाने वाले किसी संगठन में शामिल नहीं होना चाहता। वो क्या करना चाहता है, वो खेलना चाहता है, शरीर को स्वस्थ रखना चाहता है, प्रसन्न रहना चाहता है, तो प्रकृति के नजदीक रहना चाहता है। तो साहित्य भी जो है नेचर के नजदीक ले जाता है। नेचर के ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी जाती हैं, उसको देख करके बहुत सारे निबंध लिखे जाते हैं, बहुत सारा साहित्य नेचर के ऊपर ही गढ़ा गया है। तो आदमी ने जब खाना खा लिया और उसको मालूम है कि मेरे पास उत्पादन के इतने साधन है जिसमें मैं साल भर खाना खा सकता हूं, ठीक है ना। तो मनुष्य में जैसे जैसे सब्सटेंशियल इकोनॉमी से वो जो सरप्लस इकोनॉमी की तरफ आया, कि इन सब चीजों का जन्म हुआ, वो अपने बचे हुए समय को खेल, मनोरंजन और इन सब में देने लगा। तो ये ह्यूमन सोसाइटी का डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट है। इसीलिए सरकारों का एक दायित्व और होता है कि ज्यादा से ज्यादा मनुष्य इस तरफ आकृष्ट हों। इसलिए वो ललित कला अकादमी बनाते हैं, संगीत नाटक अकादमी बनाते हैं, साहित्य अकादमी बनाते हैं, फिर इनका सम्मान देते हैं, साहित्य अकादमी सम्मान, ललित कला अकादमी सम्मान, ठीक है। चित्रकला के ऊपर, रंग कर्म के ऊपर, थिएटर के ऊपर, सब तरफ सम्मान मिलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार में तो 21% तो आदिवासी हैं और मध्य प्रदेश की जनसंख्या में कई सारे गरीब हैं। फिर आपने ये कालिदास सम्मान और इतने सारे नाटक क्यों किए हुए हैं? इन पैसे को किसी गरीब को क्यों नहीं पकड़ा देते? नहीं, ये सम्मान जब हम देते हैं तो इन सम्मान के साथ में शिखर सम्मान देते हैं, अलंकरण करते हैं, शरद जोशी सम्मान देते हैं, ये सम्मान देते हैं। तो डिफरेंट जो फील्ड्स हैं उन फील्ड्स के लोगों का एक आकर्षण आता है इसके प्रति,
कि सरकारें इसे सम्मानित करेगी, है ना। हालांकि कोई एकदम, बहुत सारे लोग सम्मान के लिए नहीं करते, कुछ लोग तो आजीविका के लिए कला के क्षेत्र में आते हैं, कुछ लोग अपने शौक की वजह से आते हैं, कुछ लोगों का जीवन ही वही होता है। अगर आप रविन्द्रनाथ ठाकुर की बात करें तो कविता, साहित्य और संगीत रविन्द्रनाथ टैगोर का जीवन था, उसके बिना वो जिंदा ही नहीं रह सकते थे। उनको जिंदा रहने के लिए 3 चीजें जरूरी थी, रोटी कपड़ा मकान की तरह, कविता, साहित्य और संगीत। ये सब चीजें नहीं होगी, कई लोग थिएटर के बिना जिंदा नहीं रह सकते थे, हबीब तनवीर जैसे लोग, थिएटर के बिना वो जिंदा ही नहीं रह सकते। कुछ लोग पेंटिंग के बिना जिंदा नहीं रह सकते, अगर पेंटिंग निकाल दो उनकी लाइफ से तो वो उसी दिन मर जाएंगे। ऐसे लोग जो होते हैं वो, उनको सम्मान मिलता है। तो ऐसे लीजेंड्स को, सैयद हैदर रजा, अब वो मकबूल फिदा हुसैन का नाम थोड़ा सा निगेटिव हो गया, अदरवाइज वो भी बहुत अच्छे पेंटर थे, लेकिन उनको क्रॉस कौन कर गए? सैयद हैदर रजा, एस रजा, वो भी मध्य प्रदेश से थे। और मकबूल फिदा हुसैन का संबंध भी मध्य, श्री नारायण श्रीधर बेंद्रे, जो पिछली बार मैंने शायद आपको उसमें दिया था क्वेश्चन। ऐसे पेंटर्स की लिस्ट बनाई है, अपने एमपी के लेवल के भी, नेशनल लेवल के भी और इंटरनेशनल लेवल के, पिकासो से लेकर के जो मोनालिसा की पेंटिंग और वो तमाम प्रकार की पेंटिंग की चर्चा कीजिए। इनसे सवाल आएंगे, आप देखोगे परीक्षा में एकदम से पेंटिंग से सवाल आ गया, आपको आश्चर्य होगा कि ये सवाल ऐसे क्यों आता है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपका इंटरेस्ट जगाना चाहता हूं। अभी तक आप जो पढ़ाई करते हैं, आपको लगता है कि प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए हमको पढ़ना है, मैं चाह रहा हूं कि नहीं, ये विषय इंपॉर्टेंट है इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट। आ रहा समझ में? ये मानव जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है और सरकार के लिए इंपॉर्टेंट। सरकार के लिए बहुत जरूरी है कि वो इसको पुरस्कार दे। हम लोग उल्टा समझते हैं, हम सोचते हैं परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, मैं आपको बोल रहा हूं वो सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो नजरिया बदल गया। अब खाना खाने के लिए अगर आप माना कि खाना चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं खा रहा हूं, नहीं, हमारे लिए खाना इंपॉर्टेंट है इसलिए हम खा रहे हैं। आ रहा समझ? खाना हमारे शरीर के लिए जरूरी है, नहीं तो आप बोलोगे कि नहीं, इसने लिखा हुआ कि 195 रुपए की थाली है, इसलिए चूंकि ये 195 रुपए की है और बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए मुझे खानी है। नहीं, ऐसा नहीं। आप उसका मेन्यू देखिए कि आपको क्या क्या पसंद है, ठीक है। अगर आपके स्वास्थ्य के लिए कोई चीज उसमें हानिकारक है तो आप उसका मूल्य मत लगाइए कि इसके 25 रुपए लगे होंगे, नहीं, आप उस कटोरी को उठा करके बाहर रख दीजिए, क्योंकि वो आपको मार डालेगी। बात समझ में? तो थाली इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको प्रश्नों के इंपॉर्टेंस को, आप अगर समाज की तरफ से चलेंगे, देश की तरफ से चलेंगे, तो फिर आपको कलाकार और साहित्यकार और ये सब पराये नहीं लगेंगे। अदरवाइज तो कई लोग मैंने देखा है कि तैयारी तो आईएएस की करते हैं और जिस आदमी का सवाल पूछ लिया ना उसको गाली देते हैं, बोले ये कौन है साला, मतलब ये क्या है। मतलब उनका, ये ऐसे लोग जो है ना, ये बोझ है, सिविल सर्विसेज पे भी बोझ है, क्योंकि उनकी परीक्षा को क्रॉस करने में वो आड़े आया है। कौन व्यक्ति? जो कलाकार है और जिसको प्राइज मिला, बोले इसको कैसे मिल गया, इसको मैं नहीं जानता हूँ, इसको मिला हुआ है, तो उसके लिए वो हर्डल है, वो उसको गाली देगा, माँ बहन की गाली देगा, उसको बिल्कुल, उसका बस चले तो उसको टांग दे, गोली मार दे उसको। आया ना समझ? तो एक परीक्षा की तैयारी करने वाला वो व्यक्ति है और एक परीक्षा की तैयारी करने वाला श्रद्धा के साथ तैयारी करता है, उसको पता है कि ये समाज के काम के लोग हैं तो उसकी श्रद्धा, इनके सवाल बहुत कम गलत होते हैं। और जो उसको ऑब्जेक्ट की तरह याद करता है, आपने मूवी देखी थी ना मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें उसने कहा था कि ये क्या है, ये बॉडी है और ये एक वो है, वो जो बीमार आदमी है उसको कुछ कहा था उसने, मैं नाम भूल गया, क्या कहा था, ऑब्जेक्ट कहा था, क्या बोला था, हाँ ऑब्जेक्ट कहा था, बोले ये एक ऑब्जेक्ट, नहीं, उसको इंसान ही मानने को तैयार नहीं, तो उसने संवेदनशीलता की बात की थी। आप डॉक्टर हो तो आपके लिए टारगेट है और ये मनुष्य है और इसका जीवन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आपको बहुत सहज प्रश्न लगेंगे, अब आप प्रश्न खोजने में बहुत आसानी होगी आप, इसलिए गरीबी के सूचकांक के प्रश्न आते हैं, मानवाधिकार के प्रश्न आते हैं। आप कहोगे यही पूछ, अब जो लोग गाली देते हैं मानवाधिकार वालों को, तुम्हारे मानवाधिकार उस वक्त कहाँ मर गए थे जब पुलिस वाले के ऊपर ये हो रहा था, है ना, कई सोशल मीडिया पे आता है ना, पुलिस का दांत टूटा हुआ, उसको भी एक पत्थर लगा है, उसका एक फोटो दे देंगे, है ना, कि देखो इसको पत्थर लगाया है। इस समय कहाँ गए मानवाधिकार का रोना रोने वाले?
है। लेकिन पुलिस तो, ये तो एक घटना हुई, दुर्घटना हुई, और ये तो वो इंसिडेंट हुआ। वो 24 घंटे थाने में बैठ के क्या करते हैं? उनके कब्जे में जब कोई आ जाता है तो वो क्या करते हैं? वो वकीलों की चपेट में आ गए थे, वो बात अलग है। बाकी बाकी वो खुद क्या करते हैं? वो तो अथॉरिटी होते हैं ना सब कुछ। वो क्या करते हैं? आप लिखवा ही नहीं सकते थाने में, आप रिपोर्ट नहीं लिखवा सकते। खरगोन में वो लड़की मर गई, दोनों थानों में गई, 16 साल की लड़की, दोनों थानों में जाकर के कहा मेरे साथ रेप हुआ है, आप लिखिए, लिखा नहीं, भगा दिया। दूसरे थाने में गए, पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा उसको, 16 साल की लड़की को थप्पड़ मारा, और फिर जाकर के उसने सुसाइड कर लिया। तो जब उसकी डेड बॉडी मिली तो पुलिस वालों ने जो है दर्ज किया मामला, और उनको पकड़ भी लाई, जिनने रेप किया था उनको गिरफ्तार कर लिया। तो यही काम तो आप पहले कर सकते थे ना। वो आई तो थी, वो मरती नहीं, वो जब जिंदा थी और आपसे कह रही थी, तो ये कौन व्यक्ति है जिसने थप्पड़ मारा था? तो क्या आप उसको सजा दे सकते हैं? पुलिस वाले देते ही नहीं है, बचा लेते हैं अपने जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट को बचा लेते हैं, उसके खिलाफ कुछ होता ही नहीं है। ये तो कुछ एक्टिविस्ट टाइप के लोग होते हैं तो जो पीछे पड़ जाते हैं और उन चीजों को करवाते हैं। ऐसी सूचनाएं जब हम तक पहुंचती है तो हम लोग मदद करते हैं, हमारे पास आती हैं कई सारी चीजें तो हम उन टीम को दौड़ाते हैं, हम प्रेशर डालते हैं, बोलते हैं ये क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं चलेगा। पर अब हमारे तक भी कितनी चीजें, हम कौन सी अथॉरिटी है, हमारे पास क्यों आएंगे लोग? और हम कितना करेंगे 24 घंटों में? हम कितना करेंगे? अपराध तो बहुत सारे होते हैं, रोज कितनी लड़कियां गायब हो रही है, शादीशुदा महिलाएं गायब हो रही है, लड़कियां गायब हो रही है, नाबालिग लड़कियां गायब हो रही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक पूरा नेटवर्क चला हुआ है, और लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है, और वो शांत बैठी हुई है, बैठे हुए हैं शांत। अब आप करके बताओ, हो ही नहीं सकता। इन सब चीजों को देखते हैं तो फिर लगता है कि मानवाधिकार की बात किस आधार पे कर सकते हैं? आप काम तो करते ही नहीं हो, जो आपका काम है वही काम नहीं करते हो, भगा देते हो, सर्च ही नहीं करते, लोगों को सर्च ही नहीं करते। बहुत आसानी से सर्च कर सकते हो, पीछा कर सकते हो, अपराधियों को कई बार आप जानते हो, कई मामलों में तो आप मिले हुए हो, जो इलीगल ट्रैफिकिंग कर रहे हैं उनके साथ मिले हुए हो, अवैध व्यापार हो रहा है, लड़कियों का बेची जा रही हैं, आप लोग सब मिले हुए हो। तो कितनी खतरनाक स्थिति है। वो तो आप और हम सब की जो निजी तौर पे जब कभी बीतेगी ना, आपको खुद को जिस दिन जाना पड़ेगा तो समझ में आएगा कि कितना निकम्मापन है। वो तो हमारे ऊपर नहीं बीतती, इसलिए हमको समझ में नहीं आती, तो हम इंतजार कर रहे होते हैं। बाकी स्थिति बहुत खराब है, पूरे पूरे नेटवर्क काम कर रहे हैं, पूरे पूरे नेक्सस हैं, और इसमें जो है जो सिस्टम है उसमें सड़ांध है, कोई काम ही नहीं करता, सब एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। आप शिकायत करके देख लो, शिकायत पे भी काम नहीं होगा। ये बहुत भयानक स्थिति है। तो अब वो आपने देखा था यहीं भोपाल में, वो उसका पुलिस वाले की लड़की का ही रेप हुआ था, तो उसको अपराधी को भी वो खुद पकड़ करके ले गया था थाने में। वो बच्ची दिखाने गई थी कि पिताजी इस जगह पे घटना हुई थी, और फिर वो वहां दिख भी गए, घटना वाली जगह पे ही वो बैठे हैं, तो उन्होंने पिताजी ये बैठे हैं, यही तो थे। तो वो खुद पुलिस वाला था, तो वो उनको पकड़ लाया और घसीटते हुए थाने तक ले गया, और उन्होंने कहा ये है अपराधी, अदरवाइज तो उसका भी एफआईआर नहीं लिख रहे थे। पुलिस वाला खुद अपनी बच्ची का एफआईआर नहीं लिखवा सकता, ये हालत है। वो सिस्टम इतना सड़ चुका है। वो चाहते हैं कि हम गुमशुदा का लिखेंगे, गुमशुदा कैसे हो जाएगा? हर चीज गुमशुदा कैसे हो जाएगी? जब हम बता रहे हैं कि वो लेके गया है, तो गुम का मतलब ये होता है कि हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता कहां चली गई। लेकिन अगर हमको पता हो कि वो वहां गई और वो ले गया, तो फिर उसमें गुमशुदा कैसे हुआ? वो तो अपहरण हुआ। आपका मोबाइल पे गुमशुदा में डालते हैं। अरे मोबाइल को उठा आपके हाथ से जब कोई छीन के ले गया, चोरी करके ले गया। अच्छा, बड़ी अजीब चीज है, मान लीजिए एक बैग में मोबाइल रखा है और 60,000 का मोबाइल है, और किसी बैग में रखा और बैग में 60,000 रुपए हैं, तो 60,000 रुपए की तो चोरी होगी और मोबाइल गुम होगा। बड़ा अजीब चीज है।
बैग गायब होगा ना, तो दोनों की चोरी होगी ना। और वही 18 साल से ऊपर की लड़की होगी तो वो भाग गई, और 18 साल से नीचे वाली हुई तो बोले उसका अपहरण हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? एक दिन में इतनी ताकत कहां से आ जाती है कि 4 लोग वैन में खींचना चाहते हैं? अगर 18 साल से कम के हुए तो आप वैन में खींचा जाओगे, और 18 साल से ऊपर के होगे तो एक झटका मारोगे कि वैन दूर जा गिरेगी। क्या ऐसा हो जाता है 18 साल का होने पे? ऐसा कैसे हो सकता है? अपहरण तो किसी भी उम्र का हो सकता है। तो आपने ये कैसे मान लिया कि उसका वो भागी होगी? बहुत बड़ी मूर्खता है। और इसके ऊपर कोई जू नहीं रेंग रही है, कोई कानून नहीं बनाया जा रहा है इनकम टैक्स के ऊपर। और इस पे कितनी सारी एजेंसी बनी हुई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इंडिया के किसी भी कोने में आदमी छुपा हो उसको पकड़ लेंगे, उसकी संपत्ति दबोच लेंगे। ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, कहीं पे भी होगा, पूरा सब कुछ जोड़ जाड़ के उसकी सारी संपत्ति 6 राज्यों में फैली होगी। अभी जीतू सोनी वाला हुआ संपत्ति, ये यहाँ पे भी वहां पे भी, उसका साथी वहां पे, सबको पकड़ लिया। हाँ, और कितने सारे डिपार्टमेंट, नारकोटिक्स, ड्रग्स लेकर के यहां से राजस्थान में भागा, वहां से गुजरात में भागा, गुजरात से पकड़ लिया नारकोटिक्स। अरे इंसान इंपॉर्टेंट है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है? और इसमें बोले ये थाना क्षेत्र इसका है, शाहपुरा का है, और ये थोड़ा सा दूर गए, अरे तो वो कोई वहीं पे वहीं थोड़ी बैठा रहेगा। अगर उसने वहां अपराध किया है तो भागेगा ना वो। बोले इसको हम नहीं देखेंगे, इसको वहां की पुलिस देखेगी। वहां वाला बोलेगा ये, वहां से बोलेगा नहीं अब तो गुजरात पुलिस के हाथ में चला गया, अब हम कुछ कर ही नहीं सकते। क्या पागलपन है? और इसका कानून बनाते नहीं बनता वहां कि ऑल इंडिया लेवल पर हम कुछ इसका कोई कानून बनाए, एजेंसी को इस तरह की छूट मिले? ये तो मजाक हो गई। यानी कोई किसी की लड़की को लेके भाग रहा है, कोई किसी आदमी को छुरा मार के भाग रहा है, इंसान के साथ जो कुछ गलत हो रहा है उसके ऊपर आपकी बॉर्डर्स आ गई, थाना क्षेत्र आ गए, क्षेत्राधिकार आ गए। बाकी कामों में तो आप किसी भी क्षेत्राधिकार में जाकर के काम कर लेते हैं। इसकी एजेंसी नहीं बननी चाहिए, और ऐसी एक एजेंसी नहीं बननी चाहिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर और बाकी इस पे, जो ऑल इंडिया लेवल पे काम करे। मैं थोड़ा सा जगाना चाहता हूँ ताकि आप रात को सोए नहीं, पढ़ाई करें। ठीक है, क्योंकि आप जैसे लोगों को जगना चाहिए ना। तो अगर आप सोचते नहीं तो ये आपकी सोसाइटी में हो रहा है। आप कहेंगे कि हम यहाँ बैठ करके सोच रहे हैं, ये क्या ऑल इंडिया लेवल पे समझ में नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, संसद में समझ में नहीं आ रहा। वो बना ही नहीं रहे, कोई एजेंसी है ही नहीं उनके पास, कोई एजेंसी। आप बता दो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर ऑल इंडिया में कोई एजेंसी हो, पुलिस की कोई एजेंसी हो। आपकी सीबीआई की पूरी एजेंसी है, आपके पास नारकोटिक्स की एजेंसी है, आपके पास यहाँ तक कि ड्रग्स के मामले में और कुछ है, आबकारी विभाग है, वो सीमाएं नहीं देखता। इसमें क्यों सीमाएं देखते हैं? कोई कहीं पे भी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है ना, 0 एफआईआर जिसको कहते हैं। आप क्यों बोलते हैं अपराध वहां हुआ है, वहीं वहीं रिपोर्ट दर्ज होगी, वही लोग करेंगे? आईटी के मामले में, साइबर सिक्योरिटी के मामले में कितने अपराध हैं? सारे पुलिस वाले दर्ज तो करते हैं, लेकिन उनको खुद को मोबाइल चलाना नहीं आता है, उनको खुद को सोशल मीडिया का अकाउंट खोलना नहीं आता, और वो जांच कर रहे होते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक की। उसको खुद को नहीं पता, उसके बच्चों से सीखता रहता है। वो आउटडेटेड आदमी है पूरा, उसको टेक्नोलॉजी पता ही नहीं है कि कैसे अकाउंट बनाते हैं, कैसे मैसेज भेजते हैं, कैसे क्या करते हैं, कुछ नहीं पता उसको। और वो जांच करता है। क्या जांच करता है वो? उसकी नींद ही नहीं खुलती, उसको समझ में ही नहीं आता कुछ। वो जांच अधिकारी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ये कचरा है हमारे कानून का, ये हालत है। तो मैं थोड़ा सा गुस्सा दिलाना चाहता हूँ आपको। सिस्टम पे गुस्सा आता है तो पढ़ाई होती है, ठीक है? आप लोगों को रिप्लेस करना है ना ऐसे सिस्टम को, तो फिर आपको पढ़ना चाहिए। अदरवाइज गधे लोग जाएंगे, या बदमाश लोग जाएंगे, या हमने कहा कि वो ऑब्जेक्ट मानने वाले लोग जाएंगे, तो सिस्टम को खराब करेंगे। आप लोगों को जानना चाहिए, संवेदनशील लोगों को जानना चाहिए, और उनको जाकर के उस सिस्टम को सुधारना चाहिए। बहुत बुरी हालत है सिस्टम। आप जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जिसकी पहुंच होती है, नेता लोग अपना काम करा लेते हैं, बड़े बड़े लोग करा लेते हैं, कुछ लोग पैसा देके करा लेते हैं, कुछ पहुंच के कारण करा लेते हैं। गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है, कमजोर आदमी की कोई सुनवाई नहीं, उसके बच्चों की भी कोई वैल्यू नहीं है।
मान लेते हैं, वैसे ही मान लेते। कई लोग पैसे लेके आ जाते हैं, अपहरणकर्ताओं से पैसे लेके आ जाते हैं, जिन्होंने किडनैप किया है उससे 25,000 रुपए लिए, वापस आ गए। अरे तुम, और अभी बोल रहा है कि गुमशुदा है। भाई आप तो मिल के आए हो ना अपहरणकर्ताओं से, मिल के आए हो तो अब गुमशुदा कैसे हो? अब तो एफआईआर काटो, अभी भी गुमशुदा ही है। कई लोग मिल के आ जाते हैं, इतनी बुरी हालत है। हम तो डील कर रहे हैं कुछ केसेस को, आते हैं परेशानियां तो उनको मदद करते हैं, तो पता चलता है कि इतने इतने लूप होल्स हैं। एफआईआर दर्ज नहीं करते, महीनों महीनों तक एफआईआर दर्ज नहीं करते, बिल्कुल लाश मिल जाती है तब एफआईआर दर्ज करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि लव जिहाद हो रहा है, कई बार हम सोचते हैं कि ये प्रेमी प्रेमिका वाला मामला है, कई बार ऐसा है, लेकिन वो जो उठा के ले गया था वो दूसरे को बेच दिया उसे। पुलिस वाले को पता है कि सर उसके, पुलिस वाले, हमने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देखे पुलिस वालों के कि सर वो जो लड़के उठा के ले गया था ना, उसके पास तो है नहीं, उसने किसी दूसरे को दे दी। अरे बड़ा अजीब चीज है। तो बोले हम इसलिए उसको, उसके पास तो थी नहीं ना, हम बरामद क्या करते, उसके पास तो थी नहीं। तो उसको तब तक पीटते ना कि जब तक वो बताता कि किसको सौंपी और वो कहां गया। तो फिर उसके पीछे भागते, तुम यहां क्या कर रहे हो, आ कैसे गए, सर्च वारंट कंप्लीट हो गया क्या, खत्म हो गया क्या सर्च? सर्च वारंट तो खड़ा हुआ है ना अभी, तो तुम यहां क्या कर रहे हो? जाओ फिर दूसरे के पीछे। नहीं उसके पास नहीं है। अरे तुमने पैसे ले लिए उससे, उसकी पिटाई की, उसने पैसे दे दिए 50,000 रुपए, 25,000 रुपए, बोले मेरे पास नहीं है लड़की। नहीं लाया तो था मैं, लेकिन मेरे पास नहीं है। मतलब बड़ी अजीब चीज है। और आप वापस थाने में आ जाते हो, बोले सर उसके पास तो है ही नहीं। मतलब ये पुलिस है हमारी। अब उसके पीछे भागो ना, जैसे इसके पीछे भागे थे, अब उसके पीछे भागो। फिर वो बोलता है कि मेरे पास नहीं, मैंने भेज दी, तो फिर उसके पीछे भागो। बोले नहीं सर वो तो 18 साल से ऊपर की थी, वो तो भाग गई। ऐसे कैसे भाग गई? भागती तो उसके साथ शादी करती ना, उसने तो दूसरे को भेज दिया, फिर उसने फिर तीसरे को भेज दिया। इसको भागना कहते हैं क्या? कोई इस तरह से बिकने के लिए गया था क्या? तो हो सकता है कि वो कंफ्यूज हो, उसको लगता है लड़की को कि वो पागल है, और अभी उसको ऐसा लगता है कि मुझे कोई भगा के ले जा रहा है और अब मेरे से शादी करेगा। बाद में मान लीजिए उसके इंटेंशन शुरू से ही कुछ दूसरे थे कि उसको बेचना है, तो वो तो बेचने के लिए ले गया। उस लड़की को तो नहीं पता, वहां जाकर के उसके साथ क्राइम हुआ है ना। अब उसको लगा है कि उसके साथ गैंग रेप हो रहा है, अब उसको लगा है कि उसको बेचा जा रहा है, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पार्ट है, तो क्राइम तो वहां से शुरू हो जाएगा। आपने यहां बैठे कैसे मान लिया कि वो 18 साल से ऊपर की है? आपको इतनी सारी घटनाएं, इतनी सारी केस स्टडीज बता सकते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। सब में पुलिस की निकम्मापन है एक साथ। वाकई में मानवाधिकारों की चिंता उनको होना चाहिए, इसके बारे में सख्त कानून बनना चाहिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में। और ये व्यापार है, बहुत बड़ा व्यापार है, और मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र हैं, गरीब लोग बहुत हैं, और वहां बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा, होशंगाबाद, निमाड़, ये पूरा एरिया टारगेट पे है, लोग टारगेट किए जा रहे हैं। और एक संगठित गिरोह काम करते हैं, संगठित गिरोह काम करते हैं इसके पीछे, हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं। अब इंडिविजुअली हम लोग अगर इसमें कूद भी पड़ते हैं, 2-3 को बचा लेंगे, 4 को बचा लेंगे, कितनों को बचाएंगे? इसलिए आप सबको एक्टिविस्ट टाइप काम करना चाहिए, आप सबको इन चीजों पे निगाह रखनी चाहिए, सबको छोटा छोटा कानून पता होना चाहिए कि कैसी कंडीशन में मजिस्ट्रेट के सामने बयान होंगे, कैसी कंडीशन में ये है। अगर वो भागी है तो मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराओ उसको कि हम दोनों ने शादी कर ली है, ये मेरा पति है, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। मजिस्ट्रेट लिख के देगा, मजिस्ट्रेट का लिखा हुआ कहाँ है नहीं। नियम पता होना चाहिए आपको, तो पढ़िए इसके बारे में थोड़ा, आईपीसी, सीआरपीसी, बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो सब एनपीआर और इसमें समझने में लगे हुए हैं, एनआरसी में, ठीक है। इसके अलावा भी बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें हैं जो देश में वायलेशन होता है ना, और उसका किसी कौम से और उससे ही लेना देना नहीं है, कई तरह का। तो चूंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी, इन दिनों में घटनाएं बढ़ रही है, तो आपके साथ साझा करनी थी। मुझे लगता है कि आप इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी
रखेंगे। अदरवाइज तो आपको थाने वाला और डरा के भगा देता है ना, तो आप भी भाग जाते हैं, आप भी प्रयास नहीं करते कि इसमें और कुछ हो सकता है। चलिए खैर आगे लिखे। अब लिखिए बुक्स, लिटरेचर और एंटरटेनमेंट लिखा, फील्ड स्पोर्ट्स के बाद कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में। अगला लिखिए साल भर में विवादित पुस्तकें, किताबें, प्रकाशित पुस्तकें जिनका प्रकाशन हुआ है, प्रकाशित पुस्तकें, विवादित पुस्तकें, सम्मानित पुस्तकें जिनको सम्मान मिला है, सम्मानित पुस्तकें, इंग्लिश हिंदी दोनों, नेशनल इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। फिर प्राकृतिक घटनाएं, ज्योग्राफिकल घटनाएं, भौगोलिक घटनाएं या प्राकृतिक घटनाएं, जैसे साइक्लोन आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, अर्थक्वेक, साइक्लोन, वोल्केनिक इरप्शन, जंगलों में आग, क्लाइमेटिक कुछ और ऐसी कैलेमिटीज, नेचुरल कैलेमिटीज, इन सब के बारे में, इन सब के बारे में, स्थान का नाम, किस जगह पे आए हैं, दुर्घटना में कितने लोग मारे गए हैं तो उसकी तीव्रता, उससे संबंधित विज्ञान यानी कि उपकरण, उसके पैमाने, खास करके लोकेशन संबंधी क्वेश्चन आते हैं, जियो लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन के संबंध सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसका देश, स्थान और कारण के भी प्रश्न आ सकते हैं कि उसके कारण क्या थे, और नाम, साइक्लोन वगैरह के नाम वगैरह। तो ये एक होमवर्क आपको करना है। अब इसके लिए बहुत अच्छा साधन अभी विकिपीडिया है, क्योंकि आप गूगल में जाएंगे, लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे और 2019 लिख देंगे, 2019, तो उस साल की सारी घटनाएं एक साथ आ जाएंगी। ठीक है, कई सारी वेबसाइट आपको बता देंगी, कई बार विकिपीडिया आपको बता देगा, तो बहुत आसान होगा आपके लिखने के लिए। नेक्स्ट है पर्सनालिटीज, व्यक्तित्व। पर्सनालिटीज, व्यक्तित्व, इसमें महिलाओं के लिए पूरा एक अलग सेक्शन बनाइएगा। महिला व्यक्तित्व, पूरे दुनिया में महिलाएं कई जगह जो राष्ट्रपति बनी है, प्रधानमंत्री बनी है, कई बार खबरों में रही हैं किसी न किसी कारण से। तो महिलाएं, निधन हुआ है, अपॉइंटमेंट हुआ है, उनका नियुक्ति हुई है, कहीं पुरस्कार मिला है, इस कारण से महिलाओं को अलग लिखना है और पुरुषों को अलग लिखना है। महिलाओं के प्रश्न ज्यादा बनते हैं। ठीक है, इस तरह से 10 सेक्टर हुए, एक महिला का और एक पुरुष वाला। तो ये 10 सेक्टर यदि आपने कर लिए तो 20 से 25 प्रश्न इससे आएंगे परीक्षा में। इसलिए 7 दिन का हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसको आपके लिए। ठीक है, अब इतिहास में जैसे दादा भाई नौरोजी हैं, तो ये इनमें नहीं आएंगे। ठीक है, वो इतिहास के पेपर में से आएंगे, और या फिर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है तो वो इतिहास के पेपर में आएंगे। और कोई प्रश्न आएंगे कि वित्त विधेयक क्या होता है, वो इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी के लोकपाल कौन है तो वो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि वो अभी अभी नियुक्त हुए हैं, तो वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ऐसे प्रश्न यदि आप देखोगे तो 25 प्रश्न, मतलब मिनिमम 25 क्वेश्चंस जो है वो 2019 में से आएंगे, 2019 की घटनाओं में से रहेंगे। पर इसको पढ़ाई कैसे करें, सर्च कैसे करें, तो मैंने आपको तरीका बताया। सर्च करने के लिए कीवर्ड्स बना सकते हैं आप, है ना, और बहुत सारी किताबें वार्षिकी के तौर पे मार्केट में आई होगी तो वो आपको दे सकते हैं। तो स्पोर्ट्स हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, लगभग सारे फील्ड जो है ना इसमें कवर करने की कोशिश की। जब भी मैं भी मैगजीन बनाता था, रेडी रिकॉर्नर जब बनाते थे, तो फिर यही सब चीजें देते थे। तो मैंने 6 साल मैगजीन चलाई नेशनल लेवल पे, काफी सक्सेस मिली, खूब पेपर उसमें से बनते थे।
तो हम लोग यही सेक्टर देते थे और गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को यूज करते थे, वहीं से ये सब उठाते थे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा हुआ आपको। दूसरा, अब जो आपको मैं बताने जा रहा हूं वो ईयर बुक में से कौन कौन सी चीजें उठानी है। सबसे पहले भारत के सेक्टर को डिवाइड कर लेना है आपको, जो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन, परिचयात्मक। तो भारत का परिचय, भारत का परिचय। अभी अभी आपने देखा कि लोटस को जो है पासपोर्ट पर छापने वाली बात आई। तो नेशनल सिंबल्स, तो नेशनल सिंबल्स जितने भी हैं 15 बोले कि हम 15 सिंबल्स जितने भी हैं उन सबको हर महीने छापने की कोशिश करेंगे। इस महीने हम लोटस को ले रहे हैं, नेक्स्ट मंथ जो है वो और कोई दूसरा नेशनल सिंबल होगा। आपने द हिंदू में न्यूज भी देखी होगी, वैसे भी देखा होगा। तो कई लोग कह रहे हैं कि आप कमल को क्यों छाप रहे हैं, बीजेपी की वजह से छाप रहे हैं क्या? बोले, उन्होंने कहा नहीं, बीजेपी की वजह से नहीं छाप रहे, हमें ये सिक्योरिटी फीचर जो है हमने पासपोर्ट के ऊपर डाला है। तो कमल से शुरू किया है, नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्लावर। तो ये नेशनल फ्लावर है, नेशनल फ्लैग है, ये सब है। तो इनका शुरुआत कब हुई, इनको कब अपनाया गया, इनका जोलॉजिकल नेम क्या है? तो मयूर का, मोर का, पावो क्रिस्टेटस जैसे है ना, या टाइगर का। तो ये सब आप लोगों को इसके बारे में 1.5-2 पेज में जानकारी आ जाती है। अगर आप इसका नोट्स बनाएंगे तो नोट्स बना लेना चाहिए, इसका नोट्स बना लेना चाहिए। ये सवाल आते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, मध्य प्रदेश पीएससी का तो बिल्कुल एकदम पेटेंट था इसके ऊपर। अब आजकल कम हो गया, पहले तो खूब पूछा जाता था। ठीक है, तो एक तो ये परिचय वाला, भारत का परिचय। ईयर बुक जो अगर आपने इंडिया 2019 खरीदी होगी या अब खरीदेंगे आप 2020, तो एग्जाम आ जाएगी तब तक तो शायद। लेकिन पुराना कोई भी अगर है तो आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं, निःशुल्क आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। बहुत सारी वेबसाइट ने डाला हुआ, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। ठीक है ना। अब आपको सेक्टर वाइज बात करनी है, जिसमें से कम 10-15 प्रश्न जो है ईयर बुक से बनते हैं। पहला सेक्टर आप ए से ले लीजिए, अल्फाबेटिकली ले लीजिए। अब मैं चूक जाऊं तो आप बताते जाइए। ए से मैं एग्रीकल्चर लेता हूं सबसे पहले। एग्रीकल्चर पिछली बार भी मैंने लिखवाए थे आपको सारे सेक्टर, फिर मैं बता देता हूं, एक बार रिवाइज करवा देता हूं। तो एग्रीकल्चर से एक, अब ये जो मैं लगभग 10-15 सेक्टर लिखवाने जा रहा हूं, इन सब से एक एक प्रश्न बनने की संभावना रहती है। एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं और कैसे आपको याद करना है? तो सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं एग्रीकल्चर में स्कीम से। सरकार का रोल जो होता है, रोल ऑफ गवर्नमेंट, तो रोल ऑफ गवर्नमेंट स्कीम के रूप में आता है। तो कृषि से संबंधित योजनाएं, तो इसको आप डिवाइड कर ले। आज जो मैं टाइम टेबल आपको बता रहा हूं, इसको आप 7 दिन में डिवाइड कर लीजिए कि कितना हिस्सा आप 4 घंटे ये पढ़ेंगे, इतने घंटे ये पढ़ेंगे, इतने घंटे, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। अदरवाइज तो बहुत कम समय बचा है और पढ़ना बहुत ज्यादा है, तो आप कहां से तैयारी करें, कुछ समझ में नहीं आना। तो एग्रीकल्चर की योजनाओं पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है एग्रीकल्चर में। दूसरा, एग्रीकल्चर के डेटा, आंकड़े, यानी हमारे यहाँ कुल बोया गया क्षेत्र कितना है, सिंचाई कितने क्षेत्र में होती है, नकदी फसलें क्या होती है, कितनी होती हैं, उत्पादन कितना होता है, कौन कौन से उत्पादन में हम प्रथम स्थान पर हैं विश्व में, मध्य प्रदेश किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, किन किन चीजों का हम निर्यात करते हैं, किन चीजों का हमको आयात करना पड़ता है। तो एग्रीकल्चर के संबंध में ये चीजें, ठीक है, खास प्रश्न। बाकी तो सेक्टर एग्रीकल्चर का जब आप पढ़ने जाएंगे तो बहुत बड़ा चीज, लेकिन हमने लिमिटेड बताया आपको, कम समय में जो आप बता सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाइए कॉमर्स, वाणिज्य। कॉमर्स, व्यापार। व्यापार में हमारी व्यापार पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, योजनाएं, टैक्सेशन, कॉरपोरेट अफेयर्स,
एजेंसीज, ई कॉमर्स, एंड टर्मिनोलॉजी। ठीक है, फिर आगे आ जाइए एजुकेशन, और बड़ा सेक्टर है एजुकेशन। एजुकेशन में आपको सबसे पहले जो तैयारी करनी चाहिए वो है डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट, इवोल्यूशन या डेवलपमेंट। अभी तक जितने भी कमीशन बने हैं स्वतंत्र भारत से, यानी कि जब ब्रिटिश इंडिया था वहां से लेकर के स्वतंत्र भारत तक, है ना, तो जितना भी अंग्रेजों के समय में ब्रिटिश इंडिया में डेवलपमेंट हुआ है एजुकेशन के मामले में, शिक्षा का विकास, जितने भी कमीशन है, कमिटीज हैं, उनकी रिकमेंडेशन है वो, और फिर स्वतंत्र भारत में शिक्षा का विकास। तो अलग अलग समय में आपको अलग अलग एजेंसीज का निर्माण होते हुए दिखेगा। कभी एनसीईआरटी बनते हुए दिखेगा, कभी सीबीएसई बनते हुए दिखेगा, कभी नवोदय विद्यालय, कभी केंद्रीय विद्यालय, कभी सर्व शिक्षा अभियान, कभी मिड डे मील प्रोग्राम। ये इसने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। तो एजुकेशन की हमारी एक हिस्ट्री है, इतिहास है। कुछ एजुकेशन तो हमको अंग्रेजों के समय से मिला है जो उन्होंने ही बनाया था, और मैकॉले की बहुत जबरदस्त भूमिका थी। वहां से लेकर के हम इस मॉडर्न एजुकेशन तक जो पहुंचे हैं, है ना, फिर टेक्निकल एजुकेशन, आईआईटी, आईआईएम, तमाम जो एम्स वगैरह हैं, यहां तक। तो एक तो आपको क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट आपको दिखाना है। इसके सवाल, एक या दो सवाल आपको इसके मिल जाते हैं परीक्षा में। अगर आपने ये कवर कर लिया तो ये लिमिटेड है, इसका 3 पेज में नोट्स बनाया जा सकता है, और 3 पेज के नोट्स में लगभग कंप्लीट भी हो जाएगा, उसके बाहर प्रश्न भी नहीं आता। तो पर आपको ये करना पड़ेगा कि एक तो सन का जो है मेल करने वाला एक प्रश्न आ जाता है कई बार कि ये कौन से सन का, ये कौन से सन का, इसको मिलाइए। एक तो सन संबंधी आ जाता है, दूसरा व्यक्ति संबंधित आ जाता है। हर कमीशन या हर सुधार, एजुकेशनल रिफॉर्म के साथ में एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है, कोई न कोई एक व्यक्ति का सक्रियता उसमें है। तीसरा, उसके रिकमेंडेशंस, जो भी कमीशन बना है, कमेटी बनी है, रिफॉर्म हुए हैं, उसकी कुछ अनुशंसाएं हैं, वो किसके बारे में? कई बार वो हायर एजुकेशन के बारे में, कई बार वो टेक्निकल एजुकेशन के बारे में है। तो वो सुधार क्या है, वो सुधार पे फोकस करना है। तो 3 चीजों पे यदि आपने किया, व्यक्ति, सन, और यहाँ स्थान मायने नहीं रखता, यहाँ पर सन यानी कि कई कई जगहों पे स्थान मायने रखेगा, इसमें दूसरा हो जाएगा। दूसरा, अब शिक्षा पे जो ध्यान देना है वो कमजोर वर्गों की शिक्षा पे ध्यान देना है। तो शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन, और दूसरा स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर एजुकेशन, वही वैधानिक प्रावधान। एक्ट बना था आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या हो जाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड वो आ जाएंगे, और फिर आरटीई आ जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हो जाएगा। अगर कर्जन के समय देखें तो विश्वविद्यालय अधिनियम बना था, वो भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन था एक तरह से। लेकिन अभी हम लोगों को अभी के स्टैट्यूटरी प्रोविजंस देखने हैं। उसके बाद सरकार की योजनाएं, स्कीम, शिक्षा से संबंधित योजनाएं। एजुकेशनल स्कीम्स, प्लान्स, प्रोग्राम्स, और फिर बजट में एजुकेशन इन बजट। बजट में कहां एजुकेशन की बात की गई है, ये 2019 वाले में आ जाएगा। और एजुकेशन पॉलिसी, हमारी शिक्षा नीति, उसके प्रमुख बिंदु पिछले शिक्षा नीति के और इस बार की शिक्षा नीति के, ये आपके प्रश्न होंगे। बहुत ज्यादा भटकाव जो है प्रश्नों में है, उसमें वहां नहीं जाना, आप इन चीजों पे फोकस करना है। मुझे लगता है मैं आपको समझा पा रहा हूं कि
ये परीक्षा क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर को कैसे सोचना चाहिए, सरकार क्या सोचती है, आप वहां जा करके कैसे पॉलिसी बनाएंगे, तो आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, तो ये उस स्तर पे हम लोग बात कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट वही फॉरेस्ट पॉलिसी, फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट आपने देखा था, फॉरेस्ट पॉलिसी और डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए उपाय, इंडिया का फॉरेस्ट कवर एरिया, फॉरेस्ट से संबंधित डेटा, वाइल्ड लाइफ, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज में आता है इसलिए वाइल्ड लाइफ, ठीक है, और इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट यहां पर हम इसी में देख लेंगे फॉरेस्ट के साथ ही, ठीक है, अलग से नहीं लिख रहे, या फिर अलग से भी लिखना चाहें तो आप इन्वायरमेंट को अलग से भी लिख सकते हैं। और इन्वायरमेंट के तहत बहुत सारी, चूंकि इन्वायरमेंट का हम लोग उधर पुरस्कार में ले रहे हैं और भी कई सारी चीजों में ले रहे हैं, तो इसको इन्वायरमेंट को अलग से भी लिख सकते हैं। फिर हमने काफी कुछ बताया भी है आपको, तो इन्वायरमेंट में लिख लीजिए पॉल्यूशन, अलग से लिख सकते हैं इन्वायरमेंट को, ई के साथ में, एजुकेशन के साथ ही नीचे लिख सकते हैं, तो आप बना लीजिएगा इसको। तो इन्वायरमेंट संबंधी समिट्स, एनडीसीज, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, एनडीसीज, टारगेट 2030, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन फ्यूल, और इवन सीएनजी, PM 2.5, PM 10, कौन सा जंगल कटने वाला था मुंबई में? हाँ, आरे फॉरेस्ट, उसके बारे में, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट्स, ये सब इसमें आ जाएंगे, लेक्स, ठीक है। तो ये आपका एक सेक्टर है जिसको आपको रिवाइज करना है। दरअसल मैं आपको रिवीजन की लिस्ट बता रहा हूं, साल भर हमने पढ़ाया, अब एग्जाम आई है तो आप फोकस कहाँ कहाँ करेंगे, कोई हिस्सा छूटने ना पाए। तो पहले हमने दूसरे टाइप की चीजें बताई जो 2019 का करंट है, उसके सेक्टर कौन कौन से होंगे, और अब ये जो हिस्सा है वो देखना है। इसके बाद आइए फूड, भोजन, खाद्य, तो ये बहुत बड़ा हिस्सा है भोजन वाला। इसमें पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस। अब ये आप जितनी भी चुनौतियां आप देख रहे हो, प्याज के दाम बढ़ जाते हैं तो हमारी आयात निर्यात नीति है ना, एग्जिम पॉलिसी, ऐसे कैसे दाम बढ़ जाते हैं, फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य जो उधर कृषि में होना चाहिए वो सब यहाँ आएगा। खाद्य से संबंधित सब्सिडी, खाद्य की सब्सिडी, फूड पॉइजनिंग, भूख से होने वाली मौतें, डेथ होती है भूख से, तो भूखमरी कौन कौन से जिलों में है, भारत के कौन कितने जिले हैं जो भूखमरी से त्रस्त हैं, मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ फूड प्रॉब्लम है, खाद्य संकट है। भंडारण, एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भंडारण की समस्या, कोल्ड स्टोरेज की समस्या, इस फील्ड में दी जाने वाली वेयर हाउसेज, इन सबको दी जाने वाली सब्सिडी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना, ये सब क्वेश्चंस यहाँ आएंगे।
क्योंकि ये खाद्य से संबंधित है। अब आप मैं जो आज लिखवा रहा हूँ इसके और फिर पेपर मिला लेना, फिर देखना कि आपको कहाँ से प्रश्न मिले। लगभग लगभग पूरा पेपर लिखवा रहा हूँ, सिलेबस को खोल के एलेबोरेट कर रहे हैं, क्योंकि कम समय में जो कोचिंग होती है ना उसमें यही सब किया जा सकता है। क्योंकि हम जो प्रश्न बताएंगे इतना आधे एक घंटे में तो कुछ बता नहीं पाएंगे, इसमें एक घंटे में क्या क्या बता देंगे आपको, कुछ नहीं बता पाएंगे ज्यादा। लेकिन अगर आप अपने पैरों पे खड़े हो गए तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाइए हाउसिंग। हाउसिंग, आवास। इस पे बहुत काम हुआ है, गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत ध्यान दिया है हाउसिंग पे, और 2022 तक जो है सभी को मकान देने की बात थी। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास योजना के तहत मकान तो सब्सिडी कितनी मिलती है, शौचालय, आवास, अटल अर्बन मिशन, अर्बन रिन्यूअलाइजेशन मिशन, शहरी, पहले उसका नाम नेहरू के नाम पे था, जवाहर, हाँ जवाहरलाल नेहरू अर्बन इनोवेशन, वो मिशन था। अब ये है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी के ऊपर एक आध क्वेश्चन आ सकता है। स्मार्ट सिटी, हाउसिंग फॉर ऑल, सभी के लिए आवास। तो योजनाओं के नाम ज्यादा आएंगे इसमें, योजना है खास करके आवास के लिए योजना है, या सरकार के द्वारा किए गए प्रयास। एक सेक्टर ई से छूट गया, एनर्जी, ऊर्जा। एनर्जी के दो स्रोत बताए जाते हैं ना, परंपरागत और गैर परंपरागत। ऊर्जा में दो तरह की ऊर्जा है, परंपरागत ऊर्जा और अपरंपरागत ऊर्जा। तो आप लोग पहले ऐसी ऊर्जा के क्षेत्र में लिख लीजिए कि हमारा ऊर्जा क्षमता, भारत की एनर्जी कैपेसिटी, खास करके इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा हम लोग कहां कहां से कमाते हैं उसका पूरा हिसाब किताब। अब देखेंगे 370 के आसपास है गीगावाट में, हम वहां पहुंच गए हैं, 400 टच करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ी क्षमता हो गई है। तो ऐसे में सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे जो परंपरागत वाला पार्ट है, कोयले वाली ऊर्जा, यानी ताप, थर्मल पावर। तो मध्य प्रदेश में भी थर्मल पावर नया बन रहा है ना, कहाँ बन रहा है, खरगोन में बन रहा है ना उधर, हाँ, सुपर थर्मल पावर स्टेशन, उसका प्रश्न आ सकता है खरगोन जिले में। तो मध्य प्रदेश की क्षमता भी, स्थापित क्षमता, और भारत की स्थापित क्षमता, गूगल में जाएंगे तो विकिपीडिया भी आपको करंट स्टेटस दे देगा। ठीक है, तो एनर्जी सेक्टर में थर्मल पावर, हाइड्रो पावर यानी कि जल विद्युत, जल विद्युत की क्षमता, एटॉमिक पावर, न्यूक्लियर पावर, एटॉमिक पावर स्टेशन, उनकी क्षमता, और नए नए जो प्रोजेक्ट हैं जो इसी साल 2019 में शुरू हुए हैं, अभी अभी क्षमता विकसित हुई है, वो प्रश्न सबसे ज्यादा होंगे। तो ये आपको रिवाइज करना चाहिए, एटॉमिक पावर। फिर आ जाइए दूसरी तरह की पावर में, जो सबसे ऊपर बड़ा क्षेत्र जो बनने जा रहा है वो है सौर ऊर्जा। और 2022 तक कितना टारगेट रखा हुआ है, कितने, हाँ 175। तो सौर मिशन हमारा, सोलर मिशन, सोलर एनर्जी, उसके तहत हम लोग क्या करने वाले हैं, तो रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स कितने हैं, और प्लांट बना करके हम लोग कितने, मध्य प्रदेश काफी बड़ा अच्छा कर रहा है इसमें, बहुत सारे प्लांट है हमारे पास और नई नई योजनाएं इसके बारे में। फिर दूसरे नंबर पे आएगा विंड टर्बाइन, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, विंड टर्बाइन। ठीक है, और भी हैं बहुत सारे सेक्टर हैं जो
गैर परंपरागत क्षेत्र हैं। अभी हाइड्रोजन पावर और ये सब उतने नहीं आए हैं, लेकिन एनर्जी के सेक्टर। और इसके अलावा फिर मध्य प्रदेश की कुछ योजनाएं मिलेंगी आपको, जो यहाँ के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के द्वारा, जो मध्य प्रदेश पावर कारपोरेशन के द्वारा है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं। पिछली बार प्रश्न पूछ लिया था ना, वो बाद 10 घंटे बिजली देने वाला, कि गांव में कितनी बिजली आती है, किसानों को कितनी बिजली मिलती है। तो किसानों को पंप चलाने के लिए बिजली की योजना, घरों में कुटीर ज्योति वाला वो प्रोग्राम, एक अटल ज्योति प्रोग्राम है, दीनदयाल कुछ एक वो प्रोग्राम है। तो ये सब आपको लोकल प्रोग्राम जो मध्य प्रदेश के हैं वो लिखने चाहिए। इसमें हमको लोकल हो जाना पड़ेगा, क्योंकि लोकल विषय भी हो जाता है, ऊर्जा का स्थानीय विषय हो जाता है। केंद्र सरकार का उतना बड़ा नहीं रहता, स्थानीय ज्यादा हो जाता है। और पावर जनरेशन से लेकर ट्रांसमिशन से लेकर के इन सब चीजों में जो कंपनी काम करती है वो स्टेट लेवल की कंपनी है, मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी। तो उसका स्ट्रक्चर पढ़ लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा उसका। ठीक है, वेबसाइट पे भी जाकर के देखेंगे तो वहाँ फ्रंट जो वेबसाइट का फर्स्ट पेज है, होम पेज है, उस पे वो ब्लिंक करती हुई योजनाएं दिखाई देंगी, कई सारी फर्स्ट पेज पे दी होती है। वहां से भी कुछ प्रश्न हो जाता है। तो एक बार सारे डिपार्टमेंट की वेबसाइट, स्टेट की और सेंटर की, है ना, वो पूरी देख लीजिए। तो वेबसाइट के फ्रंट पेज पे जो भी ब्लिंक करती हुई चीजें दिख रही ना, उनमें से भी बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे। तो एक बार आप जब उसको ऐसे देखेंगे, पिक्चराइज इस तरह का पिक्टोरियल फॉर्म में जब हम लोग देखते हैं ना, तो वो फिर रिकॉल होता है, जल्दी जल्दी चीजें तैयार होती हैं। तो एनर्जी हो गया, एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, हाउसिंग हो गया। फिर आ जाइए कुछ सेक्टर में आपको इंपॉर्टेंट सेक्टर पे ले चलता हूं, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट, परिवहन। अब परिवहन के कई सारे क्षेत्र हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम लोगों ने देखे थे। परिवहन से ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना इसलिए होती है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है वो यही सेक्टर है। और अभी एक क्षेत्र छूट गया है, हेल्थ। हम बात करेंगे अभी हेल्थ की, पहले ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं, फिर हेल्थ की बात करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, 4 प्रकार के ट्रांसपोर्ट। और 5वां है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। 5 प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं: रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, रेलवे, एयर ट्रांसपोर्ट यानी कि हवाई परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट, नौ वहन, नौ परिवहन, और 5वां होगा पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इन सभी पे हम लोगों को क्या, तो नेशनल हाईवेज की लिस्ट पढ़नी है आपको। रोड ट्रांसपोर्ट में नेशनल हाईवेज, तो सबसे पहले तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड जो स्थापित ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाएं हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारी 2 तरह से आती है, एक आती है इकोनॉमिक ज्योग्राफी से और एक आती है इकोनॉमिक्स से। ठीक है, और तीसरा पार्ट होता है उसका करंट, यानी योजनाएं और वो सब। तो हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट को। पहले से स्थापित क्षमता, तो पहले से स्थापित क्षमता जो है वो पहले से जो हाईवेज हैं, पहले से जो बने हुए हैं, फिर प्रस्तावित होने वाली, है ना, जो फ्यूचर में बनने वाली हमारी महत्वाकांक्षी परियोजना है, सरकार के कार्यक्रम है। तो सरकार की योजना है और सरकार की स्कीम, इससे संबंधित स्कीम, ये सीधा सीधा हमारे इकोनॉमी को प्रभावित करती है। तो एक ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं हम लोग, एक इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं। ठीक है, उधर जाएंगे तो प्रमुख रेलवे जोन्स, रेलवे जोन का एक आध प्रश्न बनता रहता है कि हम किस रेलवे जोन में आते हैं। जबलपुर एक रेलवे जोन है, रतलाम रेलवे जोन में आता है। तो रतलाम कौन से रेलवे जोन में आता है? ये मंडल है, रतलाम रेल मंडल है। मंडल और जोन में क्या अंतर है? तो जोन उधर जाता है, फिर किधर, वेस्टर्न रेलवे, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो रेलवे जोन्स और उनके मुख्यालय की सूची बनानी है आपको। प्रमुख रेल लाइन और प्रमुख रेलगाड़ियां, जो प्रसिद्ध रेलगाड़ियां और स्पेशल रेलगाड़ियां, खास करके डेक्कन ओडिसी और
महाराजा एक्सप्रेस और पैलेस ऑन व्हील्स और इस टाइप की, इस ऐसे सवाल भी कभी कभी आ जाता है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। हाँ हाँ, वंदे भारत और हाँ ठीक, इस प्रकार का भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया। फिर बंदरगाह, बंदरगाह की लिस्ट जो आपको ज्योग्राफी में पहले भी करवाई थी, अब रिवाइज करने का समय आ गया है। सागरमाला परियोजना, बंदरगाह, सेतु समुद्रम परियोजना, वाटरवेज जितने भी पानी के मार्ग हैं, और फिर पाइपलाइन नेटवर्क जो आप लोग ऑयल रिफाइनरीज के वहां देखते हैं, आसाम में नहर कटिया और ऊपर से लेकर के मथुरा रिफाइनरी और इन सबको जोड़ने वाला बरौनी, है ना, ऐसे ही पाइपलाइन नेटवर्क। और फिर एक नया है ब्रॉडबैंड नेटवर्क या इस प्रकार के नेटवर्क जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है। तो ये एक और नया नेटवर्क है। हालांकि हम इसके यहाँ पर एक कम्युनिकेशन, संचार करके एक नया फील्ड लिख सकते हैं। अभी हम हेल्थ देखने वाले हैं, हेल्थ से पहले संचार, कम्युनिकेशन के सेक्टर में सबसे पहले परंपरागत हमारे सिस्टम में जाएंगे हम लोग डाक में, पोस्ट ऑफिस। तो भारत में पोस्ट ऑफिस की संख्या, पोस्ट ऑफिस के काम वहां से चलेंगे। सबसे पहले संचार उन्होंने ही शुरू किया था। तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ का हिस्ट्री वही डलहौजी के वहां जाएंगे। डलहौजी वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्वेश्चन पूछा था ना, तो वहां पर जो आया था इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ का फादर ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ, तो उसका डेवलपमेंट। और फिर यहाँ तक, अब चूंकि पोस्ट ऑफिस उस तरह से तो नहीं है, लेकिन अभी भी पोस्ट ऑफिस का इंपॉर्टेंस रिमोट एरिया में है, जहां पर कोरियर नहीं जाता आपका, दूसरे लोग मेल खोलना नहीं जानते, है ना, सब जगह भी इंटरनेट। फिर दूसरा आ जाएगा अभी संचार में हमारा ये वाला मोबाइल और टेलीफोन नेटवर्क। तो अब टेलीफोन डेंसिटी, तो वो वाली टेलीफोन डेंसिटी का तो सवाल ही नहीं उठता। जब हम भारत निर्माण प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे और उसमें कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, तो हम टेलीफोन डेंसिटी की बात कर रहे थे कि इतने % टेलीफोन डेंसिटी, इतने लोगों पर एक फोन होना चाहिए। अब तो पर व्यक्ति पर फोन या एक से ज्यादा फोन हो गया, तो अब वो वाली समस्या नहीं रही। तो इसको जोड़ दीजिएगा जेम के साथ में, तो फिनेंस का वाला पार्ट भी जुड़ जाएगा, जनधन, आधार और मोबाइल। तो अब वो उसका पार्ट हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट हो गया कौन, फोन। और चूंकि कम्युनिकेशन की बात रही, तो अब कम्युनिकेशन यहां तक नहीं रुका, इंटरनेट बहुत बड़ा कम्युनिकेशन हुआ, तो उसको सोशल मीडिया तक ले जाएंगे। और सोशल मीडिया तक ले जाएंगे तो गाफाएम 5, बिग 5, गाफाएम, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट, ये 5 जो हैं, ये 5 गाफा एम कहलाते हैं। गाफा पहले बोलते थे बिग 4 बड़ी कंपनीज नेटवर्क की, दुनिया की सबसे बड़ी 4 बड़ी कंपनियां, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक और एप्पल। तो गूगल जो है आपका सर्च इंजन है, खोजने में मदद करता है। फेसबुक आपका कम्युनिकेट कराता है एक दूसरे को। अमेजॉन आपका मार्केट है जो आपको सेल करता है। साथ में अभी एक जो है आर्टिकल उसके बारे में आया था कि इन सब के होने की वजह से मार्केट में, क्योंकि एक फिजिकल मार्केट से दूसरा एक डिजिटल मार्केट है। एक फिजिकल मार्केट होता है जिसमें आप जाते हैं और 25 रुपया देते हैं, 25 रुपए का सामान लेते हैं। इसमें डेटा का एक्सचेंज नहीं होता, आपका डेटा एक्सचेंज नहीं होता, रुपए आप देते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं। तो रुपए दे करके जो प्रोडक्ट लेते हैं हम लोग, ये कौन सी विधा है, ये सिंपल फिजिकल मार्केट है। इसमें कोई खेल नहीं है आपके साथ में। आपको प्रोडक्ट 25 रुपए वाला पसंद आया, आपने 25 रुपए दिए, प्रोडक्ट ले लिया, उसके बाद आपका संबंध भी खत्म हो गया उससे। लेकिन ये जो डिजिटल मार्केट है, ये डेटा का मार्केट है। आपके पास उसका डेटा है, बेचने सेलर के पास, यानी कि सेलर के पास भी वो जा रहा है। बीच की जो एक कंपनी है, बायर और सेलर दोनों का डेटा उसके पास। आपका स्विगी, जोमेटो, चाहे उबर, ओला, इनके पास सिर्फ डेटा है और ये डेटा की वजह से कमाई कर रहे हैं। बायर से भी परसेंटेज लेते हैं और सेलर से भी लेते हैं, यानी यूजर कंज्यूमर से भी लेते हैं और प्रोड्यूसर से भी लेते हैं। और बीच में एक कंपनी के तौर पर बैठे हुए और बहुत बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। ये जाइंट है, जाइंट इकोनॉमी।
और ये इनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि कई बार ये कई देश के जीडीपी से भी ज्यादा है, कई सारे देश का जीडीपी भी इसके बराबर नहीं है, इतना बड़ा इकोनॉमी है। तो इसको बोला है बिग 5, बिग 4, और पांचवा छोड़ जोड़ दे माइक्रोसॉफ्ट। तो अमेजन बेसिक्स करके अमेजन ने जो शुरू किया, अमेजन बेसिक्स, उसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। उसने क्या कर दिया, उसने खुद अपने नाम से प्रोडक्ट निकालना शुरू कर दिया। तो जब आप बिग बाजार में और हाइपर सिटी में जा रहे थे, वहां आप देख रहे थे कि दाल थी, तो आप दाल तो किसी कंपनी के लेना चाहते थे, शक्कर किसी कंपनी का, चीनी आप किसी कंपनी का लेना चाहते थे, लेकिन उसने बिग बाजार या ऊपर अपना ही खुद का हाइपर सिटी लिख के अपना शुगर लॉन्च कर दिया, अपना एक लॉन्च कर दिया। तो आप उसको एक एजेंसी प्लेटफॉर्म के तौर पे ले रहे थे कि एक प्लेटफॉर्म है जहां हम किसी कंपनी को के कंज्यूमर हैं और हम उस कंपनी का सामान इस प्लेटफॉर्म पे लेने जा रहे हैं, लेकिन कल से वो अपने ही नाम से प्लेटफॉर्म, खुद ही अपने नाम से कंपनी बना करके सेल करना शुरू कर दे, तो ये तो बहुत खतरनाक चीज है। दूसरी चीज ये जो फेसबुक और इस प्रकार के जो जाइंट हैं, ये क्या करेंगे कि ये आपका बिहेवियरल इकोनॉमिक्स जिसको कहते हैं, आपका बिहेवियरल पैटर्न आपका सबसे ज्यादा पता चलता है, क्योंकि आप सर्च करते हो। तो आप जो चीजें सर्च करते हो उसका गेम है, सारा का सारा इमोशनल डेटा भी है आपका, साइकोलॉजिकल डेटा भी है आपका, बिहेवियरल डेटा भी है। तो ये एक नई चुनौती है। तो क्या कंपटीशन कमीशन जो है, या कंपटीशन के जो लॉ बने हुए हैं, प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा कानून जो व्यापार में लागू होते हैं फिजिकल मार्केट के लिए, क्या ऐसे डिजिटल मार्केट के लिए ऐसी चीजें लागू होगी, और क्या इनको सबक सिखा पाएंगे, और क्या ये जाइंट जो है आने वाले समय को पूरे को उसको चबा तो नहीं जाएंगे, पूरी सिस्टम को, पूरी सोसाइटी को, पूरी इकोनॉमी को। और ये सारे के सारे यूएस में अधिकांश बैठे हुए हैं, इसलिए आपने आज न्यूज पढ़ा होगा कि रशिया ने अपना एक इंटरनेट बनाया है, चाइना पहले से अपना बाइडू जो है वो बना के बैठा हुआ है। तो क्या हम कभी अपने डेटा को बचा पाए? लेकिन हम तो सबको दे चुके हैं, अभी तक तो सब कुछ हमारा ओपन है, पूरी दुनिया जान चुकी है हमें क्या पसंद है और हम क्या व्यवहार करते हैं। तो हमारा माइक्रोफोन, जीपीएस जितना भी ऑन रहता है, तो उससे सब लोग पढ़ते रहते हैं। हम लॉग ऑन करते हैं, लॉग इन करते हैं, फिर लॉग आउट होते नहीं है, तो चीज़ें जो है उसमें बनी रहती हैं। हमारा सब कुछ सिस्टम जो है मोबाइल के माध्यम से हर व्यक्ति का, खास करके जो कंज्यूमर है वो फोन यूजर भी है, वो इंटरनेट यूजर भी है, और वो सोशल मीडिया यूजर भी है। ठीक है, तो जो कंज्यूमर है वो तो, अब जो आप बोलेंगे कि नहीं बहुत सारे गांव के लोग तो नहीं जानते, तो वो कंज्यूमर भी नहीं है, वो प्रोडक्ट वो इन चीजों में विश्वास भी नहीं करते, वो एलपीजी के विक्टिम भी नहीं है। तो ये हम लोगों को बहुत सारी चेंज लाना पड़ेगा इन सब चीजों में। तो वो विषय जो है सोशल मीडिया और ये कम्युनिकेशन वाले पार्ट में जाएगा, जो बिल्कुल नया है, और अभी मुझे नहीं लगता है कि इंडिया 2019 वाले जो है इसमें कुछ मैटर दे पाएंगे। सरकार में इतनी समझ वाले लोग अभी कम है, और ना ही इतना रिसर्च एंड एनालिसिस इस फील्ड में हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, इतना सोचते होते तो बहुत कुछ कर लेते अभी तक। तो और कौन सा फील्ड बच गया था? हाँ अजय, हेल्थ। हेल्थ, यस। तो हेल्थ जो है, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट, आज यही एंड करेंगे हम लोग हेल्थ के साथ में। तो हेल्थ में वही चीज कि सरकार की योजनाएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हेल्थ के इश्यूज में। वैसे एक प्रश्न जो है रिसर्च सेंटर का काफी कुछ आता है अभी तक के, रिसर्च सेंटर हेल्थ के विषय में, ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है, हार्ट रिसर्च सेंटर कहाँ है, हमारी स्थापित क्षमता, इसमें भी स्टेब्लिशमेंट, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की संख्या, भारत में कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं? प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य से संबंधित कम्युनिकेबल डिजीजेस से जुड़ी हुई योजनाएं, संक्रामक रोगों की, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर डिजीजेस, बीमारियों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं, स्कीम्स, मध्य प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं, हेल्थ पॉलिसी जो भी बनी थी 2017 में, हेल्थ पॉलिसी, न्यू हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ इन बजट, बजट में हेल्थ का क्या रोल है, कितना क्या क्या योजनाएं बनी हैं, हेल्थ एंड नीति आयोग, नीति आयोग ने हेल्थ के बारे में बहुत कुछ किया है।
तो मुझे लगता है पर्याप्त जो है आपको काम मिला है। कल हम और फिनिश करने, इसको फिनिशिंग टच देंगे और भी बहुत सारी चीजें करेंगे। बस इसको टारगेट करते हुए आप करेंगे तो आप बैलेंस रहेंगे, ट्रैक पे रहेंगे और समय बर्बाद नहीं होगा और प्रॉपर रिवीजन हो पाएगा। चलिए शांति पाठ करते हैं।